अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे। तो इसमें इसका जो जो चैप्टर नंबर 2 है बेसिकली एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। तो इसमें हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैनी इंजीनियरिंग सिस्टम्स आर डिज़ाइन टू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जैसे हम डैम्स वगैरह में भी देखते हैं, या अदर जहाँ पे हम ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो एट स्पेसिफाइड फ्लो रेट, वेलोसिटी या एलिवेशन डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, एंड द सिस्टम में जनरेट मैकेनिकल वर्क इन अ टरबाइन और इट में कंज्यूम्स मैकेनिकल वर्क इन अ पंप और अ फैन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब अगर आपने फ्लूइड को उसको अपलिफ्ट करना है और अगर आपने यूज़ करनी है एनर्जी, तो उसको हम इन द फॉर्म ऑफ अ पंप करते हैं या फैन। अगर आपने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो इन द फॉर्म ऑफ अ टरबाइन। These systems do not involve the conversion of nuclear, chemical or thermal energy to mechanical energy. इसमें कोई भी आपके पास न्यूक्लियर, केमिकल या थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें जस्ट जो आपके पास या कोई भी आपके पास हीट ट्रांसफ़र एनर्जी जो होती है वो हीट ट्रांसफ़र इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें जस्ट आप क्या करते हैं, उसकी कैनेटिक एनर्जी फ्लूइड की यूज़ करते हैं, या प्रेशर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को आप यूज़ करते हैं। Such system can be analyzed conventionally by considering the mechanical form of energy and the frictional effects that cause the mechanical energy। तो वो लॉस फॉर्म में आपके पास फ्रिक्शन इफेक्ट्स आते हैं, और जो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके पास ये जो मेंशन है वो है that causes the mechanical energy to be lost to be converted to thermal energy that usually cannot be used। तो जो फ्रिक्शनल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ अ थर्मल एनर्जी आपसे लॉस्ट हो जाती है, जो हम मतलब यूज़ नहीं करते। The mechanical आगे the form of energy that can be converted to mechanical work completely and directly by any mechanical devices such as ideal turbine। तो आपके पास प्रेशर है, देन आपके पास कैनेटिक है पार्ट है, देन आपके पास पोटेंशियल का है। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट मैस आ गया, और देन रेट ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग आ गया इन केस ऑफ अ एम डॉट। तो ये आपके पास मैकेनिकल एनर्जी आ गई, जिसमें आप यूज़ करती हो किसी भी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को या वेलोसिटी को या उसके एलिवेशन डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इनको यूज़ करके देन आप जो एनर्जी में कन्वर्ट करते हो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कोई भी आपके पास हीट ट्रांसफ़र या थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट इसमें एज एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। ये आपके पास एक साइट है जिसको हम डैम साइट भी कह सकते हैं। इसके बाद आपने दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 4। तो इसमें आपके पास डब्ल्यू मैक्स जिसमें वर्क है वो एम डॉट डेल्टा ई मैकेनिकल मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है। तो इसमें जो चेंज ऑफ एम डॉट आपके पास है कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी में जो आपके पास है वो आप इसमें 1 पॉइंट और 4 पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास प्रेशर है वो सेम है, P1 इज इक्वल टू P4, जो इक्वल है P ATM के, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 4 पे P और 1 पे P, ये अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो इसलिए आप ये जो टर्म होगी, जो इस टर्म में आपके पास जो चेंज ऑफ मैकेनिकल जो सपोज हम ये वाली अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये P2 और P1 या जिसको हम इस केस में P1 और P4 होगा, इस केस में ये लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। इस तरह V1 और जो V4 दोनों पे वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी सेम होने से ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब एम डॉट जस्ट क्या आ जाएगा, Z1 एंड Z4, क्योंकि हम एक पॉइंट 1 है एक 4 है, तो एक को हम 1 से डिनोट करेंगे, एक से 4 को। तो ये आपके पास डेल्टा जो आपके पास ये मैकेनिकल है वो आपके पास ये बन जाएगा, जस्ट इसमें पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म आएगी। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें पॉइंट 2 और पॉइंट 3 है, इसमें आपके पास जो आएगा, क्योंकि 2 और 3 पॉइंट पे सेम डायमीटर है, सेम एरिया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्योंकि उस लिहाज से दोनों जगह पे सेम होगी, तो ये वेलोसिटी वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हाइट भी सेम है, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। इन दोनों में जस्ट जो आपके पास होगा वो प्रेशर डिफरेंस होगा, वो इस लिहाज से होगा क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड मूव कर रहा होगा वो जो अपने प्रेशर जो एनर्जी होगा वो टरबाइन की शाफ्ट को मूव करने के लिए यूज़ करेगा, और बाकी जो प्रेशर एनर्जी होगी वो रिलीज़ करेगा। तो इन दोनों के दरमियान जो होगा वो प्रेशर डिफरेंस होगा, तो वो P2 P3 आपके पास प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, और देन वो वाली टर्म्स आपके पास आएगी, और बाकी दोनों टर्म्स जो हो जाएंगी वो जीरो हो जाएंगी। इसी तरह आपके पास जो भी केस स्टडी दिया जाएगा, आपने उसमें दो पॉइंट्स अपने जज करके उन दोनों के दरमियान देखना है कि कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो सेम होंगी उनको आप एज ए ज़ीरो ट्रीट करेंगे, जो बाकी होंगी वो चीज़ को लेके उसमें क्वेश्चन या उसमें वैल्यूज पुट करके देन आप उसमें से एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ अपने वर्क की वैल्यू निकाल लेंगे। एनर्जी ट्रांसफ़र देन पहले एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट।
द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम्स और अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स बाय विच ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस। जो भी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपके पास ट्रांसफॉर्म एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसको हम हीट कहते हैं। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस दो बॉडीज़ के दरमियान होना चाहिए जो आपके आपस में कॉन्टैक्ट हो, या एक बॉडी है और इसका सराउंडिंग के साथ होना चाहिए। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, ये आपके पास कैन रखा हुआ है सोडा का, इसमें आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपके पास रूम एयर भी 25 पे, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू दी हीट नहीं होगी। तो आपके पास ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 25 पे, तो इसमें हीट आपके पास ट्रांसफ़र होगी क्योंकि हाई टू लो में, तो इसका मतलब 8 जूल पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसमें आपके पास ये सोडा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 16 जूल पर सेकेंड है। इसका मतलब जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही हीट जो रेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। द टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों के दरमियान जो भी ड्राइविंग फोर्स है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ फॉर हीट ट्रांसफर। द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस द हायर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, जैसे 25 to 5 है, तो हीट ट्रांसफ़र जो रेट होगा वो इंक्रीज़ होगा, जितना कम होगा तो हीट ट्रांसफ़र रेट कम होगा। तो इसमें आपके पास जो क्लोज एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ क्लोज सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ अ हीट एंड वर्क। आपके पास सिस्टम ये आपके पास क्लोज सिस्टम है, तो इसमें एनर्जी जो होगी वो क्रॉस कर सकती है बाउंड्रीज को, इन द फॉर्म ऑफ अ हीट भी कर सकती है इन एंड आउट, एंड इन द फॉर्म ऑफ अ वर्क भी कर सकती है एनर्जी। देन आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसको ज़रा इसको समझ लीजिएगा, इसको ज़रा कंफ्यूज ना कीजिएगा आइसोथर्मल के प्रोसेस के साथ। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज अ नो हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब आपके पास जो भी प्रोसेस हो जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, Q इज इक्वल टू 0 हो, मतलब कोई भी हीट इन नहीं हो रही ना आउट हो रही है, तो उसको बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और जो सिस्टम हो जिसमें हीट ट्रांसफर ना Q इन ना इन हो ना आउट हो क्यों, तो उसमें आपको एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें इसका मतलब वो जो सिस्टम होगा वो प्रॉपरली इंसुलेट होगा। ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस अ सिस्टम एक्सचेंज नो हीट विद इट्स सराउंडिंग। एडियाबैटिक कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ पास नहीं कर रही। देयर आर टू वेज अ प्रोसेस कैन बी एडियाबैटिक। दो प्रोसेस होते हैं, आइदर द सिस्टम इज वेल इंसुलेटेड सो दैट ओनली अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हीट कैन पास थ्रू द बाउंड्री, और बोथ द सिस्टम। एक तो ये हो सकता है कि आपके पास इंसुलेटेड सिस्टम हो, उसमें ना हीट आ रही है और ना जा रही, तो उसका मतलब वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस का ये कि बोथ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एट द सेम टेम्परेचर पे हो, मतलब आपके पास ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, दोनों सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका मतलब ना हीट ट्रांसफर हो रही है कोई भी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये होगा कि वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। और both the system and the surrounding are at the same temperature, and therefore there is a no driving force temperature difference for heat transfer. An adiabatic process should not be confused with the isothermal process, even though there is no heat transfer during an adiabatic process. इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना आइसोथर्मल के साथ। द एनर्जी कंटेंट एंड दस द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम कैन स्टिल बी चेंज बाय अदर मीन्स सच एज वर्क। आइसोथर्मल में भी टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहता है, लेकिन आपने इसको एडियाबैटिक के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि एडियाबैटिक में उसमें देर इज नो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस, लेकिन उसके अलावा द एनर्जी कंटेंट एंड दस द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम कैन स्टिल बी चेंज बाय अदर मीन्स सच एज अ वर्क। क्योंकि एडियाबैटिक में कोई भी आपके पास एनर्जी कंटेंट है या टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम भी चेंज हो सकता है बाय अदर मीन्स, मतलब कि जैसे वर्क के जरिए। क्योंकि एडियाबैटिक में क्या होता है कि आपके पास एनर्जी कंटेंट जो होता है जिसको क्यू कहते हैं, या आपके पास टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम जो आपके पास हीट ट्रांसफर नहीं होता एडियाबैटिक में। इसका मतलब जो एनर्जी कंटेंट है इन फॉर्म ऑफ अ हीट वो जीरो रहता है, लेकिन इन फॉर्म ऑफ अ टेम्परेचर हम इसको चेंज कर सकते हैं बाय अदर मीन्स, जैसे इन फॉर्म ऑफ अ वर्क इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। इसलिए एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में ये डिफरेंस है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इन एनी केस, मतलब कि आपके पास टेम्परेचर फुल कांस्टेंट है, मतलब वर्क के लिहाज से या हीट के लिहाज से कोई भी आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे जिस सिस्टम का ना हो, तो उसको आइसोथर्मल कहते हैं। लेकिन एडियाबैटिक में हीट के लिहाज से अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो एडियाबैटिक अगर आपके पास मतलब वर्क के जरिए उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है।
हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास आप Q इज इक्वल टू क्यू ओवर एम आ गया। Q आपके पास हीट ट्रांसफर है, पर यूनिट मास आ जाएगा, यूनिट हीट के जाउल है, जाउल पर किलोग्राम। अमाउंट इसमें अगर देखें अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर व्हेन हीट ट्रांसफर रेट इज कांस्टेंट, तो अगर हम हीट ट्रांसफर रेट की बात करें Q डॉट, तो Q ओवर डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा टी इज अगर वो हम हीट ट्रांसफर रेट को कांस्टेंट रहेंगे तो डेल्टा टी आएगा, अगर हम उसको चेंज भी टाइम करेंगे तो वो उसका इंटीग्रेशन के टर्म में आ जाएगा। एनर्जी इज रिकग्नाइज्ड एज हीट ट्रांसफर ओनली एज इट क्रॉसेज द सिस्टम ऑफ अ बाउंड्री। तो एनर्जी तभी हम रिकग्नाइज मतलब होगी जब आपका हीट एज अ हीट ट्रांसफर के तौर पे ली जाएगी जब वो क्रॉस बाउंड्रीज होंगी। इसका मतलब ये थर्मल एनर्जी यहाँ पे इस बेक पोटैटो के अंदर है तो वो 2 किलो जाउल है थर्मल एनर्जी, तो वो एज अ हीट की फॉर्म में आपके पास अभी भी पोटैटो के अंदर वो 2 किलो जाउल है हीट ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब जो सराउंडिंग है वो उसमें भी 2 किलो जाउल थर्मल एनर्जी आपके पास जा रही है। तो इसका मतलब एक सिस्टम के अंदर इसको इनकॉपरेट नहीं करेंगे। सपोज आपके पास Q इज इक्वल टू 30 किलो जाउल है, मैस इज इक्वल टू 2 किलोग्राम है, डेल्टा टी 5 सेकेंड है। तो इसका मतलब हीट जो आपके पास है वो 30 किलो जाउल हीट है। अगर Q डॉट देखेंगे तो Q डॉट आपके पास है Q ओवर डेल्टा टी, Q आपके पास 30/5 है तो ये 6 किलो वॉट आ जाएगा, जाउल पर सेकेंड वॉट। एंड Q की बात करेंगे तो Q ओवर M है तो 30/2 15 किलो जाउल पर किलोग्राम। ठीक हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर।